नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स. द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तीन तरह के रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहला जो रिएक्शन है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. दूसरा रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस. एंड थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स. अब सबसे पहले तो हम ये रिएक्शन विथ मेटल्स तो चलो एक डिफरेंट कैटेगरी है रिएक्शन की. यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं ये यहाँ पे समझ लो लगभग 90% जो रिएक्शंस होंगे या 98% रिएक्शंस जो होंगे, मोर देन 90% रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस ही रहेंगे. मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हैं दे आर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मोस्टली जो रिएक्शन शो करता है, जिस रिएक्शन के थ्रू उनको आप कैटेगराइज कर सकते हो, तो वो जो रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं. मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड रहता है, हेलो एल्केन रहता है, तो फिर ऐसे केस में मोस्ट लाइकली जो रिएक्शन वहाँ पे वो शो करेगा वो या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को, जो रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट में कुछ रिप्लेस कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन. जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अगर हम डिफरेंस समझें, लेट्स से ये आर सी एच टू एंड सी एच टू एक्स कुछ सबस्ट्रेट है, कोई हेलाइड है, तो इस हेलाइड के साथ हम किसी नेगेटिव चार्ज, कोई न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा रहे हैं अभी लेट्स से. जरूरी नहीं कि नेगेटिवली चार्ज हो, कोई न्यूक्लियोफाइल है. इस न्यूक्लियोफाइल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये दो तरह से रिएक्शन यहाँ पे शो कर सकता है. सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि इस एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई ग्रुप, तो एक्स को ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इससे ये मतलब दो तरह के यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शंस हो सकते हैं. तो ये आर सी एच टू न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए यहाँ पे, ये पहला रिएक्शन है जहां पे कि X की जगह पे कौन लग गया है, इस X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? ये हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, देयरफॉर इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है? दूसरे रिएक्शन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेशन कर रहा है, किसी ग्रुप को एलिमिनेट कर रहा है, तो वो यहां से HX एलिमिनेट कर सकता है. इस एक्चुअली जब HX का एलिमिनेशन होता है तो हमेशा वो बीटा हाइड्रोजन से होता है. जैसे बीटा हाइड्रोजन क्या है? हैलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है इसे हम कहते हैं अल्फा, और इसके नेक्स्ट कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस हाइड्रोजन और इस X को यहाँ से निकाल सकता है, तो इससे बन जाएगा RCH एंड डबल बॉन्ड CH2. तो इससे क्या हुआ? इससे ये जो ग्रुप था HX यहाँ से डिपार्ट हो गया है ना, HX एलिमिनेट हो गया. आप देखो सबस्ट्रेट में कुछ ग्रुप्स आपको कम दिख रहे हैं. कौन कौन से एटम्स कम दिख रहे हैं? एक हाइड्रोजन कम दिख रहा है और एक एक्स हैलोजन नहीं दिख रहा है उसमें. एंड देयरफॉर ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई. और यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है, एक्स की जगह पे कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया. देयरफॉर ये कैसी रिएक्शन है? ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो मेजरली जो न्यूक्लियोफिलिक जो हेलो एल्केन्स हैं ये यही दो तरह के रिएक्शन यहाँ पे शो करते हैं. एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. रिएक्शन विथ मेटल्स में कुछ ही रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे, और वो भी रिएक्शंस एक्चुअली हमने पहले एल्केन्स चैप्टर में पढ़ रखा है. सबसे पहले अब हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे पहले आप ये समझो कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. आप ये सोच सकते हो कैसे कैसे समझना है. सबसे पहले सबस्ट्रेट को देखो. सबस्ट्रेट में ब्रोमीन प्रेजेंट है, हेलाइड है, और उस हेलाइड को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसने रिप्लेस कर दिया है? SH ग्रुप ने, SH माइनस ने Br माइनस को, या SH ने Br को रिप्लेस कर दिया है. तो आप देख सकते हो कि Br की जगह पे SH जुड़ चुका है. SH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एंड देयरफॉर रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे. दो मैकेनिज्म है यहाँ पे पॉसिबल. अगर हम दोनों मैकेनिज्म्स को डिस्कस करें, अब देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है. यहाँ पे Br है इस कार्बन से अटैच्ड, और उस कार्बन की जगह पे कौन आ रहा है? SH ग्रुप आ रहा है. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ऐसा समझो कि आप किसी चेयर पे बैठे हुए हो और आपको कोई दूसरा पर्सन उस चेयर पे बैठना चाह रहा है. दो तरीके हो सकते हैं कि एक ही चेयर है और वो पर्सन उस चेयर पे बैठना चाहता है. पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि आप वहां से खुद ही निकल जाएं, उठ जाएं इज्जत के साथ, और वो आकर बैठ जाए.
है ना। ये एक तरीका हो सकता है, ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म है, पॉसिबल वे है इस काम को करने के लिए कि आप खुद ही वहां से हट जाएं और वो पर्सन आके वहां पे बैठ जाए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको धक्का दे के वहां से हटा दे और फिर उस पर बैठ जाए। तो ये दो तरह के मैकेनिज्म्स जो हैं वो यहाँ पे पॉसिबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। मतलब इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन मैकेनिज्म में आइदर द लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट। लिविंग ग्रुप हम किसे कह रहे हैं, लिविंग ग्रुप हम कह रहे हैं हेलाइड को, जो कि यहां से लीव कर रहा है, बी आर यहां से लीव कर गया है। आइदर द लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट and nucleophile comes in later, or both these events occur at the same time। तो ये दोनों काम सेम टाइम पे भी हो सकता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैच हो रहा है वैसे वैसे वहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है। इन दोनों चीजों को हम एक साथ समझते हैं। तो पहला जो मैकेनिज्म है उसे लेट से हम कह रहे हैं मैकेनिज्म वन। इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने ये कहा कि जो लिविंग ग्रुप है दैट गोज फर्स्ट। तो जो लिविंग ग्रुप था यहाँ पे देख सकते हो, ये बी आर था, या पी एच सी एच टू बी आर लिख देते हैं इसे। तो यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है ये पहले डिपार्ट कर जाए, तो दो स्टेप की बात कर रहा है। ये जो स्टेप वन है, इस स्टेप वन में देखो आप हमने लिखा है आइदर द लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफाइल कम्स इन लेटर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मैकेनिज्म स्टेप वन है कि लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप अगर बी आर यहाँ से बाहर निकल जाता है तो ये ग्रुप बन जाएगा पी एच सी एच टू प्लस, ये एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, एंड बी आर माइनस बन गया। ये स्टेप वन है इस रिएक्शन में। स्टेप टू पे आते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अब जो कार्बोकटायन है ये क्योंकि एक रिएक्टिव स्पीसीज है, तो इस कार्बोकटायन पे जो भी न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, जैसे अभी एस एच माइनस है, तो ये एस एच माइनस इस कार्बोकटायन पे आके अटैक करेगा और ये बन गया पी एच सी एच टू एस एच। तो ये दो स्टेप्स हैं रिएक्शन में। आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। पहले लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट हो गया और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक कर रहा है। आप अगर ऐसा सोचो कि इन दोनों में से, क्योंकि दो स्टेप्स हैं, तो कोई एक स्टेप स्लो होगा, दूसरा स्टेप फास्ट होगा। कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है? तो ऑब्वियसली जो कार्बोकटायन बनाना बनाना है वो एक डिफिकल्ट पार्ट है। तो कार्बोकटायन बनाना जो है दिस इज अ स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पे जो कार्बोकटायन की फॉर्मेशन है। और अगर आप इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ऑब्जर्व करो तो इसमें जो मॉलिक्यूलैरिटी है इस रिएक्शन में वो वन है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी किसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए कितने रिएक्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसे हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी वन हो जाएगी। स्टेप टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी टू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? आरडीएस है। तो आरडीएस जो है, आरडीएस इज यूनिमॉलिक्यूलर। Therefore, we say the reaction occurs through SN1 pathway। इस मैकेनिज्म का हमने नाम दिया है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं SN1। और SN1 क्यों कह रहे हैं? इस SN1 का क्या मतलब है? तो SN1 को अगर हम देखें तो इस SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर है। और यूनिमॉलिक्यूलर कौन सा स्टेप है? आरडीएस जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर है। देयरफॉर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को ही SN1 रिएक्शन कह देते हैं। हालांकि ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप रेट लिखें इस रिएक्शन की तो रेट इज इक्वल टू K1 टाइम्स, लेट्स से कि इसकी जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो K1 टाइम्स सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, या अभी हम एक जनरल एलाबोरेशन कर रहे थे, दिस इज सबस्ट्रेट। तो ये इसकी रेट इक्वेशन हो जाएगी, रेट इक्वल टू K1 टाइम्स सबस्ट्रेट। एंड साथ ही अगर इसका ऑर्डर सोचो तो रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो हो जाएगी 1।
तो बाय डिफॉल्ट SN1 रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो 1 ही आ जाती है, लेकिन SN1 का मतलब ये नहीं होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 1 का मतलब वहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर है, और यूनिमॉलिक्यूलर कौन सा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये तो मैकेनिज्म 1 है। इस मैकेनिज्म 1 में अगर आप एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की बात करो तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन रहा है, और ये कार्बोकैटायन क्या है? दिस कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट। क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्म हो रहा है, और सेकंड स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये कंज्यूम हो गया और यहाँ से ये खत्म हो चुका है। तो इंटरमीडिएट्स ऐसे ही स्पीसीज होते हैं जो कि एक रिएक्शन में फॉर्म होते हैं और फिर दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये तो SN1 रिएक्शन है। दूसरे हम स्टेप की बात करें, अगर सेकंड मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म 2 लिख रहे हैं इसे, तो हम दो तरह के प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन के लिए। या तो जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको कि चेयर से मैं खुद ही हट गया और फिर दूसरा आदमी वहां पर आके बैठ रहा है, और या फिर जो दूसरा आदमी है वो धक्का देकर मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो यही काम इस मैकेनिज्म 2 में होता है। जैसे अब यहाँ पे PHCH2 एंड SH माइनस है, PHCH2Br है, तो SH माइनस अब इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये Br इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। और इस जैसे अब कार्बन पे जब ये बॉन्ड बना रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पांचवा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से एक ग्रुप डिपार्ट करेगा और वो ग्रुप ये Br है। तो जैसे जैसे ये SH यहाँ से जुड़ता जाएगा, ये Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड फाइनली ये बन गया PHCH2 एंड SH यहाँ पे जुड़ गया है, और ये Br माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में ये पूरी रिएक्शन खत्म हो गई है। यही स्लो स्टेप है, यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एंड क्योंकि स्लोएस्ट जो यहाँ पे RDS है वो बाई मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एंड देयरफॉर द रिएक्शन is said to be SN2। SN2 रिएक्शन कह रहे हैं, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके पहले हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन था। तो बस यही दो पाथवे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़े और लिविंग ग्रुप बाद में यहाँ से डिपार्ट हो, तो वो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो RDS बाईमॉलिक्यूलर है। यहाँ पे अगर आप रेट लिखना चाहो तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है एंड साथ ही न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा इसकी रेट इक्वेशन। अगर ऑर्डर सोचो इस रिएक्शन की, तो जो ऑर्डर हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो SN2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो रहे हैं। SN1 रिएक्शन जो था वो 2 स्टेप में हो रहा था। ऑर्डर अगर हम देखें तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर ही आ रहा है, एंड SN2 की जो ऑर्डर है वो 2 आ रही है यहाँ पे। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं। 2 का मतलब क्या है? SN2 में 2 स्टैंड्स फॉर बाईमॉलिक्यूलर। तो टोटल यहाँ पे कितने पाथवे हो गए? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। एक तो हम यहाँ पे SN1 पढ़ते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं SN2। बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की। तो जब भी आपको एल्काइल हैलाइड्स दिख रहे हैं, तो उस एल्काइल हैलाइड के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो दो प्रोसेस से हो सकता है। या तो SN1 हो रहा होगा। SN1 का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप पहले यहाँ से निकल जाए और उसके बाद सब जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर आकर जुड़े। और SN2 का मतलब क्या है? अब एक बार सोचो, SN2 में क्या हो रहा था? जो न्यूक्लियोफाइल था वो सेम टाइम पे उस कार्बन पे अटैक कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली जो लिविंग ग्रुप था वो वहां से डिपार्ट कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म 1 हो गया, जो कि दो स्टेप का है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और ये मैकेनिज्म 2 है। मैकेनिज्म 1 में ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म क्योंकि दो स्टेप का है, तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है, और वो इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शंस जनरली जो यहाँ पे रहेंगे वो इस, क्योंकि स्टेप 1 ही इंपॉर्टेंट है और उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, तो रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे उसकी रेट डिपेंड करती है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन सकता है तब वहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और अगर स्टेबल नहीं बन रहा है तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। और ये SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन सेम टाइम पे हो रही है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन ले रखा है SN2 और SN1 रिएक्शंस का। तो हमने देखा जो SN2 रिएक्शंस थी वो 1 स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप में SN2 रिएक्शंस खत्म हो रही है। देख सकते हो आप, SN2 रिएक्शन जो थी वो सिंगल स्टेप में खत्म हो चुकी है। उसके बाद पहले SN2 के बारे में देख लेते हैं।
बाई मॉलिक्यूलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सिंगल स्टेप है, और उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और रिएजेंट भी इन्वॉल्व है। वही अच्छा, रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहाँ पे हम रेट की बात करें तो जो रिएक्शन होती है, सब जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, ये SN2 रिएक्शंस हमेशा बैकसाइड अटैक के थ्रू होती हैं, क्योंकि उसे CBr बॉन्ड रिप्लेस करना है। जैसे मानो कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कोई हेलाइड लिया हमने CH3Br, और इसके साथ हमने SH माइनस की रिएक्शन करवाई है, और इससे जो प्रोडक्ट है ये बन रहा है CH3SH। अभी हमें पता है कि जो रिएक्शन है ये SN2 से हो रही है, लेट से। तो इसमें अगर आप रिएक्शन को देखो तो ये जो CH3Br है, रिएक्शन को होने के लिए जो रिएजेंट है, इट मस्ट अटैक फ्रॉम बैक साइड। SH माइनस को किधर से अटैक करना पड़ेगा? बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा ताकि Br रिप्लेस हो। और बैक साइड से क्यों अटैक करता है? क्योंकि इधर एक्चुअली सिग्मा स्टार होता है जिसके साथ ये ओवरलैप करेगा, और इस सिग्मा स्टार के साथ ओवरलैप करेगा तभी सिग्मा एक बॉन्ड ब्रेक होगी, CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाती है उसके थ्रू। तो SH माइनस को बैक साइड अटैक करना पड़ता है। जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो Br यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब समझो इस बात को कि इस SH माइनस को बैक साइड अटैक करना है और इस कार्बन पे अटैक करना है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे तीन तीन ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी हमने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन की साइज अभी सबसे कम है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, लेट से यहाँ पे किसी हाइड्रोजन की जगह पे हम CH3 अगर रख देते हैं, है ना, अगर हम किसी हाइड्रोजन की जगह पे CH3 रख दें और फिर इसको कंपेयर करें, सेम रिएक्शन ले रहा है SH माइनस के साथ, लेकिन यहाँ पे CH3, अब इस CH3 की जो साइज है, इस CH3 की साइज ज्यादा है, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3 की साइज ज्यादा है। अब जो SH माइनस है ये अगर इस कार्बन पे अटैक करने को जाता है तो इसे रिपल्शन फील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी दो और हाइड्रोजन है, अगर इन हाइड्रोजन को भी हम किसी और एल्काइल ग्रुप से, किसी बड़े ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ऐसे केस में अब आप खुद ही सोच के देखो कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। एक हमने CH3Br लिया है, दो रिएक्शंस को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, एक तो हमने लिया है CH3Br और दूसरा जो रिएक्शन है वो हमने लिया है CH3CH2Br। और इसके साथ हम SH माइनस की रिएक्शन करवा रहे हैं। जब SH माइनस की रिएक्शन करवाएंगे तो इससे बन रहा है ये CH3CH2SH। इन दोनों रिएक्शंस को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। एक तो CH3Br लिया है हमने सिंपली, तो CH3 में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। SH माइनस को बैक साइड अटैक करना आसान है, लेकिन वही जब हम किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 रख रहे हैं तो ऐसे केस में जो बैक साइड अटैक है वो अब डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है इस SH माइनस, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। और इस रिपल्शन की वजह से इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी रिएक्शन स्लो होगी और कौन सी फास्ट होगी? तो ये रिएक्शन स्लोअर होगी, ये रिएक्शन जो है ये फास्टर होगी, और वहीं ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी? ये स्लोअर रिएक्शन होगी। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो जो SN2 रिएक्शंस हैं वो बैकसाइड अटैक के थ्रू हो रहे हैं, एंड बैकसाइड अटैक के कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेट डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दें तो ऐसे केस में वो 2 डिग्री हेलाइड बन जाएगा। अभी ये 1 डिग्री हेलाइड है तो 2 डिग्री हेलाइड बन जाएगा, और फिर जो रेट होगी वो और भी कम हो जाएगी। दोनों हाइड्रोजन की जगह पे अगर CH3 लगा दें तो ऐसे केस में यहाँ पे और भी बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाएंगे, एंड फिर जो रिपल्शन है वो और भी बढ़ जाएगा। तो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी यहाँ पे, वो बहुत ही सिंपल है कि जो हेलाइड्स हैं, इसको देखो, मिथाइल हेलाइड फास्ट रिएक्शन करेगा सबसे ज़्यादा। अगर हम सिंपल हेलाइड्स में कंपेयर करते हैं तो जो मिथाइल हेलाइड है, ये जो मिथाइल हेलाइड है ये सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है SH माइनस के साथ यहाँ पे फास्टर। वहीं जब ये 1 डिग्री हेलाइड लिया हमने तो 1 डिग्री हेलाइड के साथ जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो हो गई। यही हाइड्रोजन की जगह पे एक और CH3 लगा दें तो रिएक्शन और भी स्लो हो जाएगी, और जब 2-3 डिग्री हेलाइड हो जाएगा तो फिर तो एसेंशियली जो 3 डिग्री हेलाइड है, इस 3 डिग्री हेलाइड के साथ तो हम कहते हैं कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी ही नहीं। SN2 रिएक्शन हम केवल किसके साथ करवाते हैं? मिथाइल हेलाइड्स के साथ 1 डिग्री के साथ,
2 डिग्री के साथ, है ना, उसमें भी 2 डिग्री में जो हिंड्रेंस है वो कम रहना चाहिए, तब हम उसके साथ SN2 रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रोडक्ट हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम इस यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट की वो चेंज हो जाएगी। आप देखो अगर रिएक्शन में, तो इसी रिएक्शन में जब ये रिएक्शन होगी अब तो यहाँ पे जब ये SH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो SH जब इधर से जुड़ना शुरू होगा तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट के बारे में सोचो तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे कि बॉन्ड्स हाफ बन रहे हैं, हाफ ब्रेक हो रहे हैं। हाईएस्ट एनर्जी का जो स्टेट है, अगर एनर्जी डायग्राम में सोचो तो यहाँ पे जो Br है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है और जो SH है वो इस पे अटैच हो रहा है। तो ये जब ग्रुप इधर जुड़ेगा, ये Br इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर सोचे तो ये प्लेनर हो चुका है, मतलब CH3 जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ गया है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, एंड इसके बाद फिर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे प्रेजेंट है, कुछ तो नेगेटिव चार्ज ये Br कैरी कर रहा है एंड कुछ ये SH कैरी कर रहा है। एंड फाइनली क्या होगा, जब ये SH इससे जुड़ जाएगा तो ये SH इस पे जुड़ गया और तीनों हाइड्रोजन इस तरफ आ चुके हैं। तो यही इन्वर्जन की यहाँ पे बात हो रही है। आप देख सकते हो कि पहले तीनों हाइड्रोजन इस तरफ थे और जब SH जुड़ा है तो ये तीनों हाइड्रोजन इस तरफ से इस तरफ आ चुके हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, प्रोडक्ट की इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। लेकिन अगेन जो इन्वर्जन है वो इन्वर्जन तभी ऑब्जर्व होता है जिस कार्बन पे अटैक हो रहा हो वो कायरल सेंटर अगर है, तब वहाँ पे इन्वर्जन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वरना इन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो I माइनस जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस, क्योंकि यहाँ पे I के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी, तो I माइनस का निकलना सबसे आसान है। वैसे भी जो वीकर बेस होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो I माइनस सबसे वीकर बेस है यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। और साथ ही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी SN2 की रेट। बेटर द न्यूक्लियोफाइल द फास्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन की रेट हो जाएगी। ठीक है, इसे समझने के लिए स्टीरियोकेमिकल डिटेल्स ऑफ SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन के लिए हमने ये NCERT का फिगर ले रखा है। अब देखो OH माइनस जो है ये बैक साइड अटैक कर रहा है, और बैक साइड अटैक जब कर रहा है तो यहाँ से Cl डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। Cl डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। इसकी ज्योमेट्री अगर आप सोचो तो ज्योमेट्री जो है इसमें ये हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पे कार्बन की, तो हाइब्रिडाइजेशन ये स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d बोल दो, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की हो जाती है sp2। आप चाहो तो एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन की जो एनर्जी डायग्राम रहेगी वो सिंपली ऐसी रहेगी, इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, और ये है वो ट्रांजिशन स्टेट। जिस ट्रांजिशन स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हाईएस्ट एनर्जी वाला ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे रहेगा। तो इन्वर्जन हो रही है स्टीरियो केमिस्ट्री की, मतलब अगर आप कुछ दूसरा, जैसे मानो कि कोई कायरल सेंटर अगर रहता है, अगर कायरल सेंटर है तभी इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा, वरना इन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मानो कि यहाँ पे कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर पे अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस SN2 रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब Br अगर यहाँ पे बाहर लगा हुआ है तो जो SH आने वाला है वो SH इधर अंदर की तरफ लग जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन, इसी को आप फिशर प्रोजेक्शन में भी समझ सकते हो। जैसे मानो कि इस पे Br है, CH3 है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, लेट से यहाँ पे हमने रिएक्शन लगवा करवा दी SH या फिर OH माइनस की मान लो। तो OH माइनस के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं और ये SN2 रिएक्शन है अभी, तो फिर इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब Br यहाँ पे राइट साइड पे लगा हुआ था, तो Br इसमें जो OH होगा
वो इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये इन्वर्जन है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इन्वर्ट हो जाती है, और इस इन्वर्जन का हम यहाँ पे नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं वोल्डन इन्वर्जन। तो जो प्रोडक्ट है SN2 रिएक्शन में, वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, वो SN इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, जो कब ऑब्जर्व हो सकता है, जबकि वो कंपाउंड जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है वो कायरल है, वो एक कायरल सेंटर है, तब जाके स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। अब हम आते हैं SN1 की डिटेल्स पे। तो SN1 जो था वो 2 स्टेप का रिएक्शन था। SN1 में क्या हो रहा था, लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकलता है और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। SN1 की एक बार मैकेनिज्म को आप दोबारा देख लो। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 में सबसे पहले तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से, जो लिविंग ग्रुप है Br, स्टेप 1 में बाहर निकला, वही स्लो स्टेप है। एंड स्टेप 2 में क्या हुआ, फिर जो कार्बोकैटायन बना है इंटरमीडिएट, वो फिर उस पर अटैक कर रहा है। SH- इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा है। तो ये जो स्टेप होगा, ये स्टेप कैसा हो जाएगा, ये फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। तो मेन स्टेप जो है वहां पे ये है, और ये यूनिमॉलिक्यूलर था, और इसलिए हम इसे SN1 रिएक्शन कह रहे थे। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है विथ अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन जहां पे भी बनेगा उसके लिए तुम्हें हमेशा ये केयरफुल रहना है कि कार्बोकैटायंस जो होंगे दे में रीअरेंज, रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टेंट जो है वो एक कार्बोकैटायन है। यूनिमॉलिक्यूलर RDS है, हमने देखा स्टेप 1 यूनिमॉलिक्यूलर रहता है, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। रेट डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे रेट कैसे कम हो जाएगा, अगर कार्बोकैटायन कम स्टेबल बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो जो रिएक्शन की रेट है, वो रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पे। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, किसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री हेलाइड्स में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो 1 डिग्री और मिथाइल के साथ तो हम SN1 रिएक्शन करवाते भी नहीं है, अगर वो कार्बोकैटायन कम स्टेबल बन रहा है तो। हालांकि कुछ कुछ 1 डिग्री केसेस में, जैसे बेंजाइल अगर कटायन है, तो फिर हम SN1 रिएक्शन करवा देंगे, वरना सिंपल केस है तो फिर 3 डिग्री एंड 2 डिग्री के साथ जनरली हम SN1 रिएक्शंस करवाएंगे। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि रेट को कैसे देखा जाए। तो SN2 के केस में रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट डिपेंड कर रहा था स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही थी तो रेट कम हो रहा था। वही SN1 में जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड कर रहा है, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। प्रोडक्ट्स हैव बोथ द रिटेन्ड एंड इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पे केवल इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस थी, लेकिन यहाँ पे रिटेन्ड और इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन दोनों रहती है रिलेटिव टू द रिएक्टेंट। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझते हैं अभी। लिविंग ग्रुप की बात करें तो I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन Br-, देन Cl-, देन F-। ये आइडेंटिकल है, दोनों केस में सेम ही है ये। एंड न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओवरऑल रेट केवल किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे केवल ओवरऑल रेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं SN1 के स्टीरियोकेमिकल डिटेल्स पे। ये तो SN2 की डिटेल्स हमने देखी थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा था। वही अगर हम SN1 की डिटेल्स पे आए, तो SN1 में 2 स्टेप की रिएक्शन हो रही है। और जब 2 स्टेप की जैसे मानो कि कोई कायरल कार्बन ही लेते हैं, लेट से, जैसे Br लगा हुआ है इस पे, PH है, फिनाइल है, एक CH3 ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है। ये अभी हमने बेंजाइलिक 2 डिग्री हैलाइड लिया है, क्योंकि हमें पता है कि बेंजाइल कटायन स्टेबल होते हैं। तो बेंजाइलिक पोजीशंस जो हैं वो SN1 रिएक्शंस काफ़ी शो कर सकते हैं इजीली। इसकी रिएक्शन हम, क्योंकि यहाँ पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेने का कोई फ़र्क नहीं है, हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल मैटर नहीं करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे OH- लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। OH- से एक्चुअली कोई साइड रिएक्शन भी हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे, जब न्यूक्लियोफाइल का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो हम कोई वीक न्यूक्लियोफाइल लेकर रिएक्शन करवाते हैं, जैसे OH- की जगह पे हम H2O यूज़ करेंगे। H2O के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन 2 स्टेप की है। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, अभी स्टेप 1 में सबसे पहले तो ये Br यहाँ से डिपार्ट करेगा, और Br जब यहाँ से डिपार्ट करेगा तो ये कटायन बन जाएगा, और कटायन का
जैसे ही बी आर यहाँ से निकल निकल गया बाहर बी आर जब यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये जो तीनों ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप कैसे आ जाएंगे? ये प्लेनर आ जाएंगे। इस रिपल्शन को अपने मिनिमाइज करने के लिए ये CH3 है और इधर हाइड्रोजन है और इधर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया प्लेनर। अगर इस कटायन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये प्लेनर बन चुका है। ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, लेकिन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये प्लेनर है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी दे सोच सकते हो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये ठीक है। अब इस कटायन पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक्चुअली यहाँ पे p ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो H2O है, ये H2O अटैक करेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और H2O नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ये H2O ऊपर से अटैक करता है अगर ये H2O ऊपर से अटैक करता है और फिर हम इसे ऊपर से अटैक करवाने के बाद हम -H+ भी कर रहे हैं सेकंड फिर, क्योंकि वो OH2+ बन जाएगा। तो ये जो OH है ये ऊपर की तरफ से जुड़ रहा है इस पे। बाकी तीनों ग्रुप जैसे ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये पूरा जो ग्रुप है ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे कार्बन भी है। और यही अगर नीचे से अटैक करता है H2O तो ये पूरा ग्रुप ऊपर की तरफ चला जाएगा। और बाद में फिर हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिधर बी आर था, जिस तरफ बी आर लगा हुआ था उसी तरफ यहाँ पे, जिस तरफ ये बी आर लगा हुआ था उसी तरफ ओ OH लगा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये रिटेंशन है, दिस इज रिटेंशन। और वहीं इसकी इसकी बात करो तो ये है इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था? SN2 रिएक्शन में पूरे का पूरा इन्वर्जन हो रहा था, लेकिन SN1 रिएक्शन में लगभग 50% रिटेंशन हो जाता है एंड 50% के अराउंड इन्वर्जन भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हो रही है, 50% रिटेंशन भी हो रहा है, 50% इन्वर्जन भी हो रहा है। तो फिर इस रिएक्शन, अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, है ना? अगर आप यहाँ पे एक मिरर लगा दो तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शंस अकर थ्रू रेसिमाइजेशन। इनैंशियोमर्स का मिक्सचर बन रहा है जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा लगभग 1:1 मोलर रेशियो में फॉर्म हो रहा है एंड देयरफॉर ये हो जाएगा रेसिमाइजेशन। यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, SN1 रिएक्शंस में रेसिमाइजेशन होता है। वही SN2 रिएक्शन में क्या होता था? SN2 रिएक्शन में केवल इन्वर्जन हो रहा था। तो ये स्टीरियो केमिकल डिटेल है SN1 रिएक्शन में। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि जो Br- यहाँ से निकला है वो Br- इस तरफ ही अभी प्रेजेंट है, जो कि एक आयन पेयर बनाता है। और आयन पेयर अगर बनाएगा तो अब H2O का ऊपर की तरफ से अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ऊपर से अटैक कम करेगा तो फिर रिटेंशन प्रोडक्ट कम बनेगी, है ना? तो जनरली ऐसा होता है कि जो रिटेंशन होती है, रिटेंशन कम बनती है देन इन्वर्जन। इन्वर्जन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, रिटेंशन इज लेस देन इन्वर्जन, है ना? ये जनरली होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ आयन पेयर इफेक्ट। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे रेसिमाइजेशन होती है। रेसिमाइजेशन भी ऑब्जर्व करते हैं तो जनरली रेसिमाइजेशन ही कह देते हैं, और अगर नहीं तो फिर हो सकता है कि तुम्हें ये भी बताना पड़े कि वहाँ पे इन्वर्जन जो होती है वो ज़्यादा होती है देन रिटेंशन। लेकिन SN2 रिएक्शन में कोई रिटेंशन नहीं होती है, ये ध्यान रखना। SN2 रिएक्शन में 100% क्या होती है? इन्वर्जन ही होती है। तो ये हमने इसकी डिटेल्स देख ली SN2 रिएक्शंस एंड SN1 रिएक्शंस की। अब ये एक एनसीईआरटी का टेबल हमने लिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है। तो ये इसने कुछ कॉमन ही वे में RX न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है Nu- के साथ, और न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये डिफरेंट रिएजेंट्स लिए हुए हैं, जैसे OH- है तो ROH बन जाएगा, है ना? H2O के साथ भी अल्कोहल बन जाएगा। आप सिंपल रिएक्शंस देख सकते हो, जैसे मानो कि CH3Br है एंड CH3Br के साथ अगर हम OH- ले लें
तो ये इस OH को Br को रिप्लेस कर देगा और ये CH3OH बन जाएगा। तो इस CH3Br से हम क्या बना सकते हैं? इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। H2O के साथ ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी क्योंकि H2O से अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। और ये कैसी रिएक्शन है? अगर आप मैकेनिज्म के बारे में सोचो तो ये SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। वहीं अगर R-O माइनस ले लें, जैसे CH3Br है एंड R-O माइनस अगर ले लें, लेट्स से कुछ भी R-O माइनस ले लो, अगर CH3O माइनस ले लो, तो ये CH3O माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसे क्या बना देगा? CH3O CH3। मतलब इस Br की जगह पे क्या जुड़ गया? Br की जगह पे CH3 जुड़ गया, OCH3 जुड़ गया है। यहाँ पे देख सकते हो Br की जगह पे OH जुड़ा था और यहाँ पे Br की जगह पे OCH3 जुड़ गया। जो भी न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाएगा। I माइनस के साथ हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन देखी थी कि अगर हम I माइनस के साथ Na एसीटोन यूज करते हैं तो ये CH3I में कन्वर्ट हो जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन है I माइनस के साथ। वैसे ही NH3 के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। देख सकते हो NH3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये जो रिएक्शन है NH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना। अगर जैसे CH3Br है और CH3Br पे अगर NH3 लेते हैं तो NH3 जो है ये इस कार्बन पे अटैक करता है, Br यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बन गया NH3 प्लस एंड CH3 है और Br माइनस। फिर बाद में किसी बेस की हेल्प से लेट्स से K2CO3 यूज कर रहे हैं, तो K2CO3 जो है वो इस यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि K2CO3 क्या है? दिस इज अ बेस, माइल्ड बेस है, वीक बेस है, और ये अभी एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है, NH3 प्लस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से H प्लस बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा NH2CH3। CH3 NH2 बन गया। ये क्या है? दिस इज एन अमाइन। तो ये 1 डिग्री अमाइन बन रहा है जब हम NH3 यूज कर रहे हैं। जब हम अमोनिया यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। देख सकते हो NH3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्राइमरी अमाइन बनेगा। प्राइमरी अमाइन के साथ RNH2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा सिमिलर रिएक्शन से। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर ये टर्शरी अमाइन बन जाएगा। कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे KCN के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो Cn माइनस के साथ रिएक्शन होगी और नाइट्राइल बन जाएगा। जैसे यही CH3Br है और CH3Br की रिएक्शन हमने Cn माइनस के साथ करवा दी, तो ये Cn माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो CH3 के साथ क्या जुड़ गया? Cn जुड़ गया है एंड Br यहाँ से बाहर निकल गया, तो इससे ये साइनाइड बन गया, नाइट्राइल बन गया। तो इसे साइनाइड या फिर नाइट्राइल कह सकते हैं। वही रिएक्शन जब हम AgCN के साथ करवा रहे हैं, अब देखो रिएक्शंस यहाँ पे अलग अलग है। Cn माइनस KCN के साथ एक अलग रिएक्शन थी। CH3Br की रिएक्शन हम दो तरह से करवा सकते हैं। अगर हमने इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाई है और या फिर इसकी रिएक्शन हम AgCN के साथ करवा रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? KCN जो है ये तो सोल्यूबल हो रहता है और ये फॉर्म हो जाता है K प्लस एंड Cn माइनस में, तो Cn माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये CH3Cn बन गया, अभी जैसे हमने रिएक्शन में देखा था। वहीं अगर AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो AgCN नहीं टूटता है ना। AgCN जो है ये डिसोशिएट नहीं होता है, और डिसोशिएट नहीं होगा तो कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं रिएक्शन करने के लिए। Cn माइनस में तो कार्बन के पास लोन पेयर्स थे जिसके थ्रू वो रिएक्शन कर रहा था, लेकिन AgCN में तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर Br यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बन गया Ag C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CH3। क्योंकि नाइट्रोजन अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई है एंड Br माइनस बन गया है, और फिर ये जो Br माइनस है ये यहाँ से सिल्वर Ag प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा AgBr। तो AgBr बना लिया और साथ में ये C पे लोन पेयर आ गए और ये NCH3 बन गया। देख सकते हो Br माइनस Ag प्लस से AgBr बना लिया और इस कार्बन पे लोन पेयर आ गया और ये NCH3 बन जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे NC नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है, CH3 के साथ नाइट्रोजन अटैच हो रहा है और यहाँ पे कार्बन से जुड़ रहा है, ये साइनाइड बन रहा है और ये क्या बन रहा है? दिस इज आइसोसाइनाइड, या फिर इसे नाइट्राइल कह सकते हो और ये आइसोनाइट्राइल है। देख सकते हो इसके साथ साइनाइड बन रहा था, RCN था, ये ध्यान रखना है, और इसके साथ NC बन रहा है ना। एक के साथ CN से जुड़ रहा है और एक के साथ NC से जुड़ रहा है। वैसे ही KNO2 एंड AgNO2 के साथ भी यही होता है।
ये जो पोटेशियम नाइट्राइट है KNO2 जो है KNO2 को अगेन आप सोच सकते हो K प्लस एंड NO2 माइनस। तो NO2 माइनस में नेगेटिव चार्ज अभी ऑक्सीजन के पास है NO2 माइनस में, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन अटैक करेगा तो यहाँ पे RONO बन रहा है। वही जब AgNO2 रहता है तो AgNO2 में इसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दो। अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है एंड देयरफॉर नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्शन होगा। आप सोच सकते हो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन आपको ये सोचना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपने लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा एंड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होनी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ रहा था, ये एल्काइल नाइट्राइट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, दिस इज नाइट्रो एल्केन। किसके साथ अटैचमेंट हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक तो ये रिएक्शन देखिए हमने जहाँ पे कि CN और NC जुड़ रहा है। यही रिएक्शन अगर हम ऐसी रिएक्शन अगर हम KNO2 एंड AgNO2 के साथ कर दें, KNO2 के साथ एक बार आप खुद से प्रोडक्ट बनाने की ट्राई कर लो, फिर देख लेना। तो CH3 यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ONO बन जाएगा, और जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये CH3NO2 बनेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना, रिएक्शंस में। RCO2 माइनस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो RCO2 माइनस के साथ CH3Br की जगह पे ये Br की जगह पे R' C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ चुका है एंड देयरफॉर ये एक एस्टर बन जाएगा। LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH3Br है एंड CH3Br की रिएक्शन अगर LiLH4 के साथ करवाते हैं तो ये एक हाइड्रोजन से उसे रिप्लेस कर देगा Br को, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन CH4 बन जाएगा। वहीं R' M माइनस है, R माइनस रहना चाहिए, M प्लस है, तो फिर ऐसे केस में जब ये R माइनस R' माइनस रिएक्शन करेगा तो CH3R' बन जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शंस हैं यहाँ पे, जो कि जैसे एस्टर की रिएक्शन देखो, अगर कोई CH3Br RCO2 माइनस अगर इस पे रिएक्शन कर रहा है और ये है CH3Br, तो ये माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो ये RC डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, मिथाइल एल्केनोइड बन गया। ये क्या है, दिस इज एन एस्टर। तो ये सिंपल रिएक्शंस यहाँ पे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। Groups like cyanides and nitrites possess two nucleophilic centers and are called ambident nucleophiles. इन्हें हम ambident nucleophiles कहते हैं क्योंकि हमने देखा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ, यहाँ पे तो कार्बन के लोन पेयर के साथ रिएक्शन हो रही थी और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्शन हो रही थी। तो दो दो जगह पे यहाँ से दो सेंटर्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, एंड इसलिए हम इन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। सिमिलरली NO2 को भी हमने देखा था कि एक तरफ ONO जुड़ रहा था और दूसरी तरफ NO2 जुड़ रहा था। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस ऑफ द गिवन सबस्ट्रेट्स। फटाफट इसको पॉज करो और एक बार आप सॉल्व करने की ट्राई करो। सिंपल सा काम है, जब SN2 रिएक्शन की रेट बोली गई है तो हमें सबसे पहले क्या सोचना है, हमें यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में सोचना है। SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अभी सबस्ट्रेट्स में कंपैरिजन है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को देखेंगे। मतलब आपको ये देखना है कि इस जिस कार्बन पे अटैक होने वाला है, इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर हम रेट की बात करें यहाँ पे, लेट से ये A है, ये B है और ये C है, तो इन तीनों में से कौन से कार्बन के पास सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो C वाले कार्बन के पास ये एक और बड़ा ग्रुप आ चुका है, मिथाइल आ चुका है। वही यहाँ पे भी मिथाइल है लेकिन इसकी पोजीशन दूर है, यहाँ पे कोई मिथाइल नहीं है, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इन तीनों में से A को मिलेगा एंड देयरफॉर जो रेट होगी वो A की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड वाले रिएक्शन में देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा तब हम ये देखेंगे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी सबसे अच्छी है। तो आयोडीन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे अच्छी है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, तो ये हो जाएगा SN2 का रेट यहाँ पे। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये वाला 2 डिग्री हेलाइड है, और ये जो है ये 3 डिग्री हेलाइड है। तो 1 डिग्री हेलाइड में जिस कार्बन पे अटैक होने वाला है यहाँ पे हिंड्रेंस सबसे कम है, फिर 2 डिग्री में,
और फिर 3 डिग्री में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रेट को कंपेयर करना है, तो SN1 रिएक्शन की रेट को कंपेयर करने के लिए अगेन आप पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। तो आप देखोगे कि इसमें जो रिएक्शन है, SN1 रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जनरली 3 डिग्री जो रहता है वो फास्टर रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री का टाइम बनने वाला है। ये 2 डिग्री हेलाइड है और ये 1 डिग्री हेलाइड है, तो अगर हम रेट की बात करें तो ये जो 3 डिग्री हेलाइड है ये फास्टर रिएक्शन करेगा देन दिस 2 डिग्री हेलाइड देन द प्राइमरी हेलाइड। वही बी वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो ये बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है और वो भी बेंजाइलिक है। ये बेंजाइलिक 2 डिग्री है, ये भी वैसे 2 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे फिनाइल होने के कारण, बेंजीन होने के कारण जो कटायन बनेगा वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ये यहाँ पे जो कटायन है, ये कटायन, इसका जो कटायन है ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप होने के कारण ये और भी फास्टर रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन हो जाएगी। ट्राइटाइल कटायन भी उसे कहते हैं हम, जो वहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे भी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बेसिस पे कंपैरिजन देख सकते हो कि 1 डिग्री कटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये लेट्स से A है, ये B है और ये C है, तो अगर इन तीनों को देखो तो सबसे फास्ट रिएक्शन B करेगा। यहाँ पे B की जो रेट होगी वो सबसे फास्ट होगी, फिर C और फिर A, क्योंकि B में 3 डिग्री कटायन बन रहा है, C में 2 डिग्री कटायन बन रहा है और A में 1 डिग्री कटायन बन रहा है। यहाँ पे बेंजीन है, सब कटायन, बेंजाइलिक कटायन यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, बट ये ग्रुप्स का फर्क पड़ेगा। इधर NO2 है और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है। जब NO2 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा देगा, और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जब यहाँ पे बढ़ जाएगा तो फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो NO2 जो है वो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, एंड फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है। और यहाँ पे यहाँ पे OCH3 जो है ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो उसका फॉर्मेशन आसान हो जाएगा, और फॉर्मेशन जब आसान हो जाएगा तो फिर रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन C की होगी, फिर A की होगी, और सबसे स्लो रिएक्शन तीनों में से B करेगा। तो ये SN1 की रेट्स का सिंपल कंपैरिजन हम कर सकते हैं। गिवन रिएक्शंस हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और साथ ही हमें ये भी यहाँ पे बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो SN1 पाथवे से होगी या फिर SN2 पाथवे से होगी। तो SN1 SN2 देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ये कैसा हेलाइड है। तो ये 1 डिग्री हेलाइड है। 1 डिग्री हेलाइड्स के साथ जनरली जो रिएक्शन है वो SN2 होती है ना। SN2 में तो याद करो, SN2 में 1 डिग्री फास्ट रिएक्शन करता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। वहीं SN1 में क्या था? SN1 में 3 डिग्री फास्टर रिएक्शन करता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन हो जाएगी, CN इसे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे CN जुड़ गया। ये हो रही है SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के केस में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ रहता है, जैसे H2O दिया हुआ रहता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन होगी वो SN1 हो जाएगी। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जब होगी तो ये OH लग जाएगा कटायन बनने के बाद, एंड ये प्लस माइनस बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन हो जाएगी। ये प्लस माइनस दोनों फॉर्म हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रही है। वहीं नीचे वाले में Na प्लस और SH माइनस है, ये Na प्लस और SH माइनस है, तो ये SH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगर गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी। और SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। तो ये SN2 रिएक्शन है और वो SN1 रिएक्शन है। कुछ और रिएक्शन दिए हुए हैं, प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो। जैसे इस सी वाले में आप पॉज कर लो और एक बार प्रोडक्ट बना लो, फिर आप चेक कर लेना और साथ ही एक्सप्लेनेशन देख लेना। सी वाले में अगर हम देखें तो आई जब यहाँ से डिपार्ट करेगा तो जो कटायन बन रहा है, ये कटायन ज़्यादा स्टेबल अभी नहीं है, और ये रीअरेंज होके ज़्यादा स्टेबल बन सकता है। मैंने पहले ही बताया कि कार्बोकटायंस बनते हैं, और कार्बोकटायंस जो हैं वो रीअरेंज हो सकता है। मैंने बीच में अभी लिखा था यहाँ पे कि जो कार्बोकटायंस बनेंगे, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में रीअरेंज, अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो आपको यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकटायंस क्या हो सकते हैं?
रीअरेंज हो सकते हैं। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर और ऐसे कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, और फिर यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना है हमें। दिख रहा है? फिर इसका कैटायन पे रिएक्शन हो जाएगी तो H2O अब इस पे अटैक करेगा और फिर H2O अटैक करेगा एंड देन माइनस H प्लस भी लिख देते हैं इसमें, तो फिर ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। प्लस माइनस बनेगा अगेन क्योंकि ये कायरल सेंटर बन रहा है फिर से। Br है, CH3OH अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज नहीं है। जनरली H2O CH3OH ये सब अगर रहते हैं तो इनके साथ जो रिएक्शन होगी वो SN1 रिएक्शन ही होगी। यहाँ पे OCH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी कैटायन बनेगा, ऑब्वियसली रीअरेंज नहीं हो सकता है। ये रिएक्शन SN2 होगी। CH3Br जो है इसके साथ केवल और केवल SN2 रिएक्शन ही हो सकती है, ये ध्यान रखना है। CH3Br के साथ केवल क्या हो सकता है, केवल और केवल SN2 रिएक्शन ही हो सकती है, तो ये OCH3 बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसी रिएक्शन से ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हो ये एक ईथर बन रहा है। एक और रिएक्शन देखते हैं, अगर इसके साथ हम लेट्स से CH3Br ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक हेलाइड है और इस हेलाइड के साथ हमने OH माइनस की रिएक्शन करवाई है। ये SN2 रिएक्शन होगी या फिर SN1 रिएक्शन होगी। Br के साथ OH माइनस की रिएक्शन करवाएं तो ये कैसे रिएक्शन हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। ना ही यहाँ पे SN1 होगा और ना ही यहाँ पे SN2 होगा। SN1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन नहीं बना सकता, फिनाइल कैटायन बहुत कम स्टेबल होते हैं। और SN2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि SN2 कब होता है, बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो इतने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि OH माइनस का यहाँ पे एंटर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने वैसे भी पहले डिस्कस किया था जो कि हेलोएरीन्स होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनके साथ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस नहीं होंगे। लेकिन यही अगर जो ग्रुप है बेंजाइल हैलाइड रहता है, इसके साथ कुछ भी रिएक्शन करवाते हैं, अगर NaSH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी, या NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन भी कर सकता है। जब हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो फिर ऐसे केस में SN1 रिएक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। नीट 22 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। आप पॉज करके एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। SN2 रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि किसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। जैसे चारों स्ट्रक्चर्स को अगर हम ड्रॉ कर लें तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, 4 कार्बन के बाद Cl लगा हुआ है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में इस 2 डिग्री वाले पोजिशन पे Cl लगा हुआ है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में फिर ये 1 हो गया, ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है। थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है ये, एंड फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, 1 में, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, तो 1 सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, C और D है। फोर्थ सबसे कम कर रहा है, हमें अब कंपेयर करना है 2 और 3 में केवल। तो देख सकते हो कि ये 1 डिग्री हेलाइड है यहाँ पे और ये 2 डिग्री हेलाइड है, तो 1 डिग्री हेलाइड्स फास्टर रिएक्शन करेंगे देन 2 डिग्री। तो 1 के बाद 3 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ जाएगा, देन 2 एंड देन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। 1 के बाद 3 देन 2 देन 4। अगेन नीट 22 का क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग chirality is the product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration। बिल्कुल सही बात है, जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है अगर इस कार्बन के पास कायरलिटी सेंटर है, जैसे ये अभी कायरल सेंटर है, इसके साथ अगर हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो ये इन्वर्जन हो जाता है जिस पे रिएक्शन होगी, है ना। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, हमें सही नहीं बताना, ये सब केयरफुल रहना तुम्हें कि इनकरेक्ट बताना है। इन चीज़ों को जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो जो भी ट्रू फॉल्स, नॉट ट्रू, ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनको हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन रीड करते समय ट्रू है तो उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद रहे, दिखे वहां पे, है ना। ऐसा रहता है कई बार आप ट्रू देख लेते हो और वहां पे रहता है नॉट ट्रू, और आप इतने जल्दी में होते हो कि आप उसको रियलाइज भी नहीं कर पाते हो, आप फटाफट देखते हो, बाकी ऑप्शंस देखते भी नहीं, फिर एक ही ऑप्शन टिक करके और फिर वहां पे हम गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनकरेक्ट है तो ए तो सही स्टेटमेंट है। इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्या ये सही है
इनैंशोमर्स सुपर इम्पोजेबल होते हैं, अगर वो सुपर इम्पोज ही हो गए तो फिर वो तो आइडेंटिकल कंपाउंड हो गए, फिर उनके लिए तो कोई वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये सही बात है, रेसिमिक मिक्सचर में जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो जीरो होती है। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंशोमर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी 50% बनता है और इन्वर्जन भी 50% बनता है, तो ये क्या हो जाती है, ये रेसिमाइजेशन होती है। नीट 2015 का क्वेश्चन है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, SN1 रिएक्शन किस पे हो रही है, कायरल सेंटर पे हो रही है, तो फिर 100% रेसिमाइजेशन हो सकता है, 100% रेसिमाइजेशन। लेकिन अगेन और ऑप्शंस भी हम चेक कर रहे हैं, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब जब ये बी ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर बी ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों हो रहा था, हमने डिस्कस किया था अभी कि ये आयन पेयर बनने की वजह से, जो आयन पेयर जब बन जाता है तो रिटेंशन सेम साइड से अटैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो अभी हमने स्टीरियोकेमिकल पढ़ते टाइम आपको बताया था कि जो इन्वर्जन का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है रिटेंशन से, क्योंकि यहाँ पे Br माइनस इसी तरफ अभी जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है यहाँ से, और एसोसिएटेड है तो H2O इसके साथ रिएक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो बैक साइड अटैक हो जाती है, बैक साइड अटैक से इन्वर्जन बनता है, फ्रंट साइड अटैक से रिटेंशन होती है, तो बैक साइड अटैक ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से जो इन्वर्जन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, हम बी वाले के साथ जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी ऑप्शंस क्या थे, बाकी ऑप्शंस 100% रिटेंशन है तो 100% रिटेंशन तो नहीं होता, 100% इन्वर्जन तो SN2 रिएक्शन में होती है। Which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzes? नीट 2020 का अगेन क्वेश्चन है, रेसिमाइजेशन किस में होगा, तो रेसिमाइजेशन होने के लिए उस कार्बन पे कायरलिटी सेंटर रहना जरूरी है। क्या यहाँ पे कायरलिटी सेंटर है, तो कायरलिटी सेंटर नहीं है तो इस पे रेसिमाइजेशन कैसे होगी। सेकंड वाले में अगर देखें तो सेकंड वाले में भी कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है तो यहाँ पे भी रेसिमाइजेशन नहीं होगी। थर्ड वाले में भी इस कार्बन पे कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है तो यहाँ पे भी रेसिमाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पे फोर्थ में, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं था एक्चुअली, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ओनली फोर्थ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें एग्जाम के टाइम में भी थोड़ी गड़बड़ी थी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल फोर्थ है। तो आपको चेक कैसे करना है, आपकी बेसिक थ्योरी पता रहनी चाहिए कि जब कायरलिटी सेंटर पे रिएक्शन होगी तब इन्वर्जन होगा, और कायरलिटी सेंटर केवल यही कार्बन कायरल है क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली फोर्थ। नीट 2011 का क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2। तो दोनों सबस्ट्रेट सेम है, न्यूक्लियोफाइल को ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम न्यूक्लियोफाइल को देखें तो यहाँ पे जो C2H5OH दिया हुआ है, और अगर C2H5OH है तो फिर ऐसे केस में ये कैसे रिएक्शन होगी। साथ में आप ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में रिटेंशन, इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकटायन अगर बनेगा तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट वगैरह हो रहे हैं या नहीं। तो अगर आप कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे, या सबसे पहले तो ये हमने देखा कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन हो रही है ये सीधा यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो SN2 रिएक्शन A और C ऑप्शन में से है, तो या फिर A ऑप्शन होगा या तो C ऑप्शन होगा। और वैसे अगर हम केयरफुली सोचें यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट के अंदर CH एंड CH3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और साथ ही ये CH2Br है। अगर ये SN2 रिएक्शन हम यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा नहीं है ना, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स जो रहते हैं वो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हमने देखा था कि SN1 के अंदर 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो SN1 रिएक्शन अगर है तो C2H5OH, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 रिएक्शन को पुश करेगा, तो SN1 रिएक्शन अगर होती है तो यहाँ पे ऐसा कटायन बन जाएगा, और जो कि कटायन रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कटायन बन जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे गलत है। वैसे नीट ने यहाँ पे ये बहुत गलती की थी कि नीट ने
जो आंसर दिया था इसमें वो ए के साथ SN1 दे दिया और बी के साथ SN2 दे दिया, बस ये सोचते हुए कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर मैकेनिज्म के साथ जाए, वैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, वैसे तो ये नो रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन कायदे से अगर प्रोडक्ट को देखते हुए आंसर करें तो जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि SN1 रिएक्शन हो रही है तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होना चाहिए था, बट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, सीधा सीधा वैसी कार्बोकैटायन के साथ प्रोडक्ट बना दे रहा है। तो फिर रिएक्शन में अब थोड़ा सा हमें वहाँ पे स्मार्ट रहना पड़ता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि नीट बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग लगा के पूछ नहीं रहा, तो सीधा सीधा हमें जो आंसर है वो उसके साथ हम, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 रिएक्शन को हमने चूज कर दिया। 2011 का एक और क्वेश्चन है, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सिंपली हमें क्या ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सी है। जैसे फर्स्ट वाले रिएक्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पे H2O ऐड हो गया, H एंड OH इस पे ऐड हो गया, H और OH ऐड हो गया, तो फिर ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R डैश माइनस इस पे ऐड हो गया, तो ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। इस वाले रिएक्शन में देखो तो Br की जगह पे NH3 सब्सटीट्यूट हो गया है, NH3 उसकी जगह पे जुड़ गया है, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और HCN CHO पे पूरा ऐड हो चुका है, तो ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन। तो तीन यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिए हुए हैं और एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है, NH3 सब्सटीट्यूट हो रहा है, एंड देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। The hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate among the following. Hydrolysis, solvolysis, hydrolysis जनरली हम SN1 रिएक्शंस को कहते हैं, तो आपको यहाँ पे यही देखना है कि स्लोएस्ट रेट, सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा करेगा। तो अभी हमने बेंजाइलिक हैलाइड, ये तो कटायन, बेंजाइल कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो सेकेंड वाला, ये जो स्ट्रक्चर है बी जो है, बी में जो कटायन है वो फिनाइल कटायन बनेगा, और फिनाइल कटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे भी 1 डिग्री कटायन बन रहा है तो ये भी रिएक्शन कर लेगा, लेकिन सबसे लेस स्लो रेट से जो रिएक्शन कर रहा है वो बी है। यहाँ पे तो अलाइलिक कटायन बन रहा है तो ये भी काफी फास्ट रिएक्शन कर लेगा। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में अगेन ये जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन भी जो भी था वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, है ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है एंड दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, एक Br है, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अगर देखो तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक फिनाइल है, एक Br है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, SN1 रिएक्शन के लिए पूछ रहा है तो फिर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा। वही थर्ड वाले में देखो तो थर्ड वाले में तीन तीन पीएच, दो पीएच और एक CH3 है और एक Br है, तो ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये मानो कि ये A है, ये है B, ये है C, और फिर D में C6H5 या PHCH2Br है, ये है सिंपली, ये है D। तो अगर हम SN1 के ऑर्डर में अरेंज करें इसको तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फिनाइल और एक CH3 है, C सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। C के बाद फिर दो फिनाइल है तो A आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा क्योंकि एक फिनाइल और एक मिथाइल है, और फिर D आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, तो C हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे। ये जेई मेन का एक रेलिवेंट क्वेश्चन हमने लिख रखा है जो कि हमें यहाँ पे ये बताना है, चूज दी हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कौन सा हेलोजन फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे बी ए है और बी है, तो इन दोनों में से ए अगर यहाँ पे देखो तो अलाइलिक, अगर ये Br यहाँ से रिमूव होता है तो बेंजाइलिक कटायन बन जाएगा। तो ए में फर्स्ट Br ए जो है वो फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। ऐसे तो यहीं से मामला क्लियर हो गया। इन दोनों में अगर हम देखें तो ए और बी में से ए अगर यहाँ से हटता है तो ये अलाइलिक है, और जो अलाइलिक कटायंस होते हैं वो अगेन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो आई ए जो है ये फास्ट रिएक्शन करेगा। ये कार्बोकटायन नहीं हटता, ये ध्यान रखना है कि ये जो ए है इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो यहाँ से ब्रोमीन नहीं रिमूव होगा, क्योंकि ये कटायन बहुत ही कम स्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये प्लेनर नहीं हो पाते। कार्बोकटायंस अगर प्लेनर नहीं हो पा रहे तो फिर उनका फॉर्मेशन डिफिकल्ट है।
तो यहाँ पे बी हो जाएगा सी के साथ। बी जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे 3 डिग्री और 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये बी है करेक्ट चॉइस हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन कभी अपने नीट में भी आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। NaCN के साथ रिएक्शन है और AgCN के साथ रिएक्शन है, तो बी में Cn बन जाएगा, Cn बन रहा है इसमें, और ए के अंदर Nc जुड़ जाना चाहिए, तो Nc यहाँ पे बन रहा है। सी जो है वो करेक्ट चॉइस है हमारे लिए। कंपाउंड ए एंड बी, तो ए जो है वो Nc बन जाएगा और ये Cn बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा हुआ है। ये भी SN1 की हमें बतानी है कि इनएक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इनएक्टिव, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन नहीं बनाता है। तो ये जो सी है, अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे कटायन नहीं फॉर्म होता क्योंकि ये प्लेनर नहीं हो पाता है, एंड देयरफॉर बाकी में तो कटायन बन जाएंगे। ये 3 डिग्री कटायन बन जाएगा, ये अलाइलिक बन रहा है, और ये बन रहा है बेंजाइलिक कटायन बन जाएगा। यहाँ पे CH3 या हाइड्रोजन जो भी है, तो ये बेंजाइलिक कटायन, ये सी है सॉरी ये कार्बन है और ये Cl है, तो ये बेंजाइलिक कटायन है, एंड देयरफॉर रिएक्शन में सी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, PHS माइनस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे दो दो हेलाइट्स गिवन है, फ्लोरीन गिवन है एंड आयोडीन गिवन है। क्या फ्लोरीन पे रिएक्शन होगी? फ्लोरीन पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये अभी बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, और NO2 जो है ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो रिप्लेसमेंट केवल किसका होगा? आयोडीन का होगा। और ये कैसी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है, तो आई जो है अगर बाहर लगा हुआ है तो SPH किधर लग जाना चाहिए? अंदर की तरफ लग जाना चाहिए, और अंदर की तरफ किस में लगा हुआ है? ए ऑप्शन में लगा हुआ है, तो ए जो है वो करेक्ट चॉइस हो जाएगी यहाँ पे। ये भी एक क्वेश्चन है अगेन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन किस में है? तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। तो OH माइनस के साथ रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन में रिटेंशन बोल रहा है, तो रिटेंशन का मतलब है कि अभी जिस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है उस वो कार्बन एक्चुअली कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर किसी और जगह पे है, तभी रिटेंशन पॉसिबल है। जैसे इस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है और यही कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे तो रिटेंशन हो, यहाँ पे तो इन्वर्जन होगा। यहाँ पे कायरल सेंटर है तो यहाँ पे भी इन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो यहाँ पे ना रिटेंशन ना इन्वर्जन। यहाँ पे कायरल सेंटर है और रिएक्शन इस कार्बन पे हो रही है, तो ये तो रिटेन्ड ही रहेगा, तो ये रिटेंशन हो जाएगा इसमें, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे अटैक होती है उस कार्बन का इन्वर्जन होता है, दूसरे कार्बन का इन्वर्जन नहीं हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 डिग्री हेलाइड है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कैसी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन हो जाएगी। और जब SN1 रिएक्शन होगी तो हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, यहाँ पे इस Br को हटाओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, और फिर OCH3 जुड़ जाएगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल बतानी है, तो SN1 रिएक्शन सबसे पहले कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप इसमें RDS होता है, तो फर्स्ट स्टेप जब RDS है तो ऐसे 2 स्टेप्स की रिएक्शन है, तो ये तो SN2 की प्रोफाइल दी हुई है, तो ये तो गलत हो गया। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो इस फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे सेकंड स्टेप की ज़्यादा दी हुई है, तो ये भी गलत है, और दोनों स्टेप्स की बराबर भी नहीं होती है, एंड देयरफॉर ए जो है वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। SN1 रिएक्शन, अब हमें बताना है यहाँ पे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। सबसे फास्ट क्योंकि OMe लगा हुआ है, OMe इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो बी सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, बी जो है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ए में NO2 लगा हुआ है, तो ए सबसे स्लो रिएक्शन करेगा, तो बस सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगी। SN1 रिएक्शन की रेट अगेन हमें देखनी है, फिर से देखो, ये OCH3 का प्रेजेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रहेगा, तभी ये प्लस आर इफेक्ट शो कर पाएगा, एंड डी जो है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, तो डी सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे भी ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो डी के बाद सी आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो OMe है ये रेजोनेंस नहीं शो कर सकता है। रेजोनेंस का इफेक्ट केवल कौन से पोजीशन पे होता है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये कहाँ लगा हुआ है? ये तो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, एंड देयरफॉर ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा,
तो बी जो है ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगी यहाँ पे। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिया। एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी दो मैकेनिज्म पॉसिबल है। जैसे अगर हम फर्स्ट मैकेनिज्म को देखें, मतलब जैसे हमने SN1 SN2 के अंदर देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी दो मैकेनिज्म जैसे SN2 और SN1 की तरह ही है। मानो कि जैसे एक तो SN1 के जैसे यहाँ पे E1 मैकेनिज्म होता है। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट हो जाए, है ना। जैसे SN1 में पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता है, तो ये कटायन बन जाएगा। और इसके बाद जो बेस है, कोई भी बेस अगर हमने यहाँ पे रखा है, तो फिर वो इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है रिकॉल करो, अभी हमने एलिमिनेशन के टाइम पे बताया था कि इसे हम कहेंगे अल्फा पोजीशन, जिससे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, और इसके नेक्स्ट वाले पोजीशन को क्या कहेंगे, बीटा पोजीशन। तो ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को, जो भी बेस है, ये बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेगा, और रिमूव कर देगा तो फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरफ। तो इससे ये बन गया R डबल बॉन्ड। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगेन स्लो स्टेप ये है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इससे हमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इसे E1 रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो यूनिमॉलिकुलर। हालांकि E1 E2 वर्ड्स NCERT ने यूज़ नहीं किए हैं, बट ठीक है, हम बस अभी समझ लेते हैं इसको। मोस्टली रिएक्शन जो NCERT ने दिया है वो E2 रिएक्शन है, और E2 रिएक्शन जो है जस्ट लाइक SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। कोई बेस, हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बेस इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और जब ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट कर रहा होता है, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम ये X यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, और X डिपार्ट हो जाएगा तो इससे ये एल्कीन बन जाएगा। साथ में जो बेस है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके BH बना लेगा, और एक X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये पूरी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन को देख लो, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर है, और दूसरा एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर है, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अगेन यहाँ पे भी दो मैकेनिज्म पॉसिबल है एलिमिनेशन के अंदर, लेकिन NCERT ने मोस्टली जो एलिमिनेशन दिया है वो E2 एलिमिनेशन दिया है। E1 और E2 में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, मतलब समझो तो एलिमिनेशंस के लिए ही ये कॉमन पॉइंट्स हैं। एलिमिनेशंस आर ऑलवेज, यहाँ पे जो एलिमिनेशंस होंगे वो कैसे एलिमिनेशंस हैं, बीटा एलिमिनेशंस हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है वो कौन सा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। E1 एंड E2 में भी रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव किस सेंस में है, रीजियो सेलेक्टिव का मतलब है, जैसे लेट्स से यहाँ पे Br है, अभी हम आपको ये बता रहे थे कि जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस जनरली यहाँ पे लिया हुआ रहता है वो ETO माइनस है, इथॉक्साइड आयन है। इस इथॉक्साइड आयन को यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी है कि अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ रहता है। अब इस अल्कोहलिक KOH में क्या है, तो अल्कोहलिक KOH में अल्कोहल प्लस KOH। अल्कोहल यहाँ पे अगर ETOH है लेट से, तो ETOH एंड OH माइनस की रिएक्शन अगर होगी, ये है अल्कोहलिक KOH का मिक्सचर, तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ETOH के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा ETO माइनस एंड H2। ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगी इस तरफ वैसे, बट स्टिल जो भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में ETO माइनस ही प्रेजेंट रहता है। तो अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है या ETO माइनस लिखा हुआ है, तो इनके साथ जो रिएक्शंस हम करवाएंगे मोस्टली वो कैसे रिएक्शंस होंगे, E2 रिएक्शंस हम जनरली इनके साथ करवाते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बीटा हाइड्रोजन जो रहता है वो एलिमिनेट होता है। कौन कौन सा बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन यहाँ पे दो दो हैं, ये बीटा पोजीशन है और साथ ही ये भी बीटा पोजीशन है, तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकते हैं, एंड देयरफॉर यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे, लेकिन क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल अमाउंट में बनते हैं, नहीं, दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं। तो ज़्यादा कौन सा बनता है, जो ज़्यादा स्टेबल रहता है एल्कीन, वो ज़्यादा बनता है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं पता है आपको। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम रेजोनेंस देखेंगे, जो एल्कीन रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। और नहीं तो फिर हम सब्सटीट्यूशन देखते हैं, जो एल्कीन हाईली सब्सटीट्यूटेड है, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस एल्कीन पे, इस एल्कीन पे देखो कि सब्सटीट्यूशन कितनी है, कितने एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, एंड देयरफॉर ये मोर स्टेबल एल्कीन है। और जो मोर स्टेबल एल्कीन रहेगा वही यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है।
दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या फिर रीजियो आइसोमर्स हैं, ये तीनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं। तो रीजियो आइसोमर्स एंड देयरफॉर इन्हें हम, अब रीजियो आइसोमर्स में से रिएक्शन किसी एक को ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है, ज्यादा बना रहा है, इसीलिए हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, रीजियो सेलेक्टिव कहते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव भी रिएक्शन हो सकता है, मतलब जो रिएक्शन है, अब जैसे यहाँ यहीं पे अगर आप देखो तो ये ट्रांस ब्यूटुइन बनाया हमने, इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है और ये है सिस ब्यूटुइन। अब ट्रांस और सिस में से भी जो ज्यादा बनता है वो ट्रांस वाला ही ज्यादा बनता है एंड देयरफॉर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। बट स्टीरियो आइसोमर्स में से भी रिएक्शन किसी एक को ज्यादा बना रही है, किससे ज्यादा बना रही है, ट्रांस को, एंड देयरफॉर इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं एलिमिनेशन के लिए। सारे एलिमिनेशन रिएक्शंस यहाँ पे जो भी होंगे वो बीटा एलिमिनेशंस होंगे। सारे रिएक्शंस रीजियो सेलेक्टिव होंगे, रीजियो सेलेक्टिव मतलब जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनता है। और ये जेडसेफ रूल भी इसे कहते हैं या प्रोनाउंस करते हैं एज सेडजेफ। तो ये जेडसेफ रूल है कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो फॉर्म होगा। तो इन दोनों में से अगर हमें चूज करना है तो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ये है, देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो दोनों के केस में 3 डिग्री हैलाइड्स जो होंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, जो कि SN1 की थी। मतलब SN1 की रेट, E1 की रेट और E2 की रेट तीनों एक ही पैटर्न में है। 3 डिग्री हैलाइड्स फास्टर रिएक्शन करते हैं देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। रेट ऑफ एलिमिनेशन ये तो सबके लिए ही कॉमन है। आयोडाइड्स एलिमिनेट भी फास्ट होते हैं, सब्सटीट्यूट भी फास्ट होते हैं। तो आयोडाइड्स जो होंगे वो फास्टर रिएक्शन करेंगे देन ब्रोमाइड्स देन क्लोराइड्स। और साथ ही हायर टेम्परेचर अगर रहता है तो हायर टेम्परेचर में भी E1 और E2 रिएक्शंस फेवरेबल रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं E1 एंड E2 के लिए। कुछ एग्जांपल्स, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अब अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, सब में हम अल्कोहलिक KOH ही मानकर अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्कोहलिक KOH मतलब जनरली यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ही रहेगा, या तो ETO माइनस गिवन है। आपको क्या करना है, आपको बीटा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है, बीटा पोजिशन आइडेंटिफाई करना है। तो ये बीटा पोजिशन है, ये भी बीटा पोजिशन है। तो यहाँ पे दो तरफ एल्कीन बन सकता है, तो इन दोनों एल्कीन में से कौन सा ज़्यादा बन जाएगा, ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। तो ऐसे ही आप पॉज करो और फटाफट सारे केसेस में बीटा पोजीशन आइडेंटिफाई करके एंड मेजर प्रोडक्ट बनाने की ट्राई कर लो, फिर मैच कर लेना। तो इधर बीटा और ये भी दोनों पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबल एल्कीन है, ये बनेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। थर्ड वाले में देखें तो अगेन यहाँ पे दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पोजीशन की बात करें, ये वाला जो बीटा है और ये वाला जो बीटा है, ये तो अल्फा हो गया और इसका नेक्स्ट पोजीशन बीटा है, तो ये दोनों सेम है। तो डिस्टिंक्ट ये दोनों अभी हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट डबल बॉन्ड बना सकते हो, एक इधर डबल बॉन्ड बना सकते हो और एक बाहर की तरफ बना सकते हो। तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, वो डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपको, बीटा पोजीशंस आइडेंटिफाई करने हैं और बीटा एलिमिनेशन कर देना है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। इन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन या फिर कह सकते हो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहा है, तो इन रिएक्शंस का नाम क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस। लास्ट वाले में भी बीटा पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये वाला बीटा पोजीशन है और इधर ये वाला बीटा पोजीशन है, तो दो तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है। एक तो ये वाला डबल बॉन्ड बन सकता है और एक नीचे की तरफ डबल बॉन्ड बन सकता है। अगेन ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, वो डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा सब क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, कुछ नहीं बोला गया है, तो फिर हम कौन सा बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट ही फॉर्म करते हैं। वहीं अगर बल्कि बेस दिया हुआ है ना, एक एग्जांपल जहां पे कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन नहीं बनते हैं, ऐसे केस में लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनते हैं। क्योंकि जब बल्कि बेस है, जैसे टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड के केस में अब होता क्या है कि इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, और ये एक बल्कि बेस आ रहा है रिएक्शन करने के लिए। तो जब बल्कि बेसेस रहते हैं तो वो जो फ्रीली, जो लेस हिंडर्ड साइट पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये लेस हिंडर्ड साइट पे प्रेजेंट है, तो इस तरफ रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल रहती है, और ये वाला जो लेस स्टेबल एल्कीन है ये बन जाता है मेजर प्रोडक्ट, है ना। और इसे हम कैसा प्रोडक्ट कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। बाकी जो पहले हमने देखा था उनको, इसके पहले वाले केसेस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, इन प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे जेडसेफ प्रोडक्ट या फिर सेडसेफ प्रोडक्ट, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो।
नहीं, 21 के क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन। टू ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन करवा रहे हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ETO माइनस के साथ रिएक्शन होगी, पेंट टू इन बन जाएगा। दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बेस्ड ऑन हकल्स रूल। हकल्स रूल किसका, किस चीज में हकल्स रूल यूज करते हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कमेंट में बताना है कि हकल रूल कहाँ पे यूज होता है। हॉफमैन रूल हमने देखा, लेस स्टेबल एल्कीन, पेंट 2 इन बन रहा है, ये तो ज्यादा स्टेबल है। अगर पेंट 1 इन रहता तब हॉफमैन रूल होता, अभी ये सेडजेफ रूल है। अगर क्वेश्चन में पेंट 1 इन रहता तब वो कैसा एल्कीन रहता, हॉफमैन रूल के थ्रू एल्कीन बनता है। हंट्स रूल तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, वो है हंट्स रूल। 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन, दोनों क्वेश्चंस सेम ही 21 और 20 के। अब देखो तो सेम कंपाउंड से यूज किया हुआ है, 2 ब्रोमोपेंटेन है और 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन बना रहा है। अब इस रिएक्शन में ये कैसे रिएक्शन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिमूव हो चुका है, तो बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो ये बीटा एलिमिनेशन है, ये तो सही है। फॉलोज जेडसेफ रूल, अगेन 2 पेंटीन बन रहा है तो ये फॉलोज जेडसेफ रूल है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है क्योंकि H और Br रिमूव हो रहे हैं, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन है क्या, डिहाइड्रेशन में क्या रिमूव होता है, H2O रिमूव होता है, तो डिहाइड्रेशन तो नहीं है, तो बचा A, B एंड C एंड देयरफॉर D इज द करेक्ट चॉइस। ये मेन का एक क्वेश्चन ले रखा है हमने हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड है। आप एक बार पॉज कर लो और सॉल्व करने की ट्राई करो। तो हॉफमैन प्रोडक्ट, हालांकि यहाँ पे तो कोई हॉफमैन और इसकी बात नहीं है, क्योंकि एक ही पॉसिबल, ये अल्फा पोजीशन है और इधर बीटा पोजीशन है, तो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ऐसा एल्कीन बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। NaOH C2H5OH। अब देखो यहाँ क्वेश्चन इंटेलिजेंटली इसने ETO माइनस एल्कोहलिक KOH के क्वेश्चन ने नहीं लिखा है, एल्कोहल और NaOH बना के दिया हुआ है, तो एल्कोहलिक KOH के जैसा ही है। तो ऐसे केस में ये अल्फा पोजीशन है, इधर वाला बीटा पोजीशन लेंगे, इस बीटा पोजीशन से भी एलिमिनेशन नहीं होगा, तो इधर वाला बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, तो फिर ये ऐसा एल्कीन बन जाएगा जो कि सब्सटीट्यूटेड, जो कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH3 की पोजीशन थोड़ी रोटेट करके ड्रॉ की हुई है, तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, ध्यान रखना है टर्ड ब्यूटॉक्साइड नहीं है। अगर टर्ड ब्यूटॉक्साइड रहता तब तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन दिस इज नॉट TBuO माइनस, ओके नहीं है, OH है यहाँ पे, ध्यान रखना है। ये इवन रिएक्शन होगी, और इवन रिएक्शन में पहले तो ये कटायन बनेगा, I यहाँ से निकल गया, ये कटायन बन गया, ये कटायन रीअरेंज होकर और इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इसके बाद जो कंपाउंड, जो प्रोडक्ट है, वो इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होगी, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो इस तरफ है, C हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। अल्कोहलिक KOH एक्सेस में दिया हुआ है, तो अल्कोहलिक KOH है तो फिर E2 रिएक्शन करवाएंगे। अब ध्यान रखना है कि E2 रिएक्शन में फिनाइल के साथ कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस से एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हमें हमेशा कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाना। जैसे यहाँ पे ये दोनों तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये फिनाइल बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये भी बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये वाला एल्कीन तो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड है, बट फिर ये ब्रोमीन के साथ इस तरफ एल्कीन बना दिया, तो ये भी कॉन्जुगेटेड नहीं है कंप्लीटली। यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर एक डबल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और इस हाइड्रोजन के साथ इधर से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा हमारा। दो स्टेप्स हैं एक्स और वाई, हमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट वाई, तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो एक्स कैसा बन जाएगा, एक्स जो है ये इधर डबल बॉन्ड बन गया, और फिर HBr ऐड करेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगी, Br इस जगह पे जुड़ जाएगा, C हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। द मेजर प्रोडक्ट अगेन C2H5O माइनस दिया है, E2 रिएक्शन करवाएंगे, तो इधर भी बीटा पोजीशन है, इधर भी बीटा पोजीशन है, और इधर भी बीटा पोजीशन है, तो मैं ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे C6H5 है, और C6H5 है तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एल्कीन हो सकता है, तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एल्कीन इधर C6H5 के साथ बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, एंड देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिया। थर्ड जो रिएक्शन अब है, दिस इज रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ
जो सबसे पहली रिएक्शन है विद सोडियम, सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन होती है, तो एल्काइल हैलाइड्स सोडियम के साथ, जब हम सोडियम को ड्राई ईथर में रखते हैं, ऑब्वियसली वाटर यूज नहीं करते हैं क्योंकि सोडियम को वाटर में ऐड करेंगे तो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी और सोडियम फिर कंज्यूम हो जाएगा, तो वो फिर हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब हम आर बी आर की रिएक्शन करवा रहे हैं दूसरे हैलाइड के साथ, तो सोडियम जो है वो यहाँ से फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू समझो NaBr बाहर निकल जाता है और ये जो एल्काइल है ये आपस में ऐड हो जाता है ना। वुड्स रिएक्शन को यूज क्यों करते हैं एल्केन में, आप सीखोगे कि इसे हम यूज करते हैं टू डबल द कार्बन चेन। कार्बन चेन को मोस्टली या कार्बन के नंबर्स को डबल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। आर और आर अब यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। जनरली इवन नंबर ऑफ चेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं क्योंकि चीजें डबल हो रही हैं। तो जब जैसे दो कार्बन अगर हम इथाइल ब्रोमाइड यूज करेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ डबल हो जाएगा तो वो ब्यूटेन बन जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, वुड्स रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये दो कार्बन चार कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो CH3Br, तो ये डबल हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH3 में। ज़्यादा डिटेल्स आपको एल्केन्स में इसका मिल जाएगा, बाकी सिंपल रिएक्शन है। सेकंड जो मेटल्स के साथ रिएक्शन है ये है मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड्स की, जिसके थ्रू क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अगर हम देखें तो फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, जैसे मानो कि CH3Cl है या CH3Br है और इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई है। अगेन सॉल्यूशन में हम ईथर ही यूज करते हैं, वाटर सॉल्वेंट नहीं रखते हैं, तो ये बन जाएगा CH3MgBr। मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे और ये CH3MgBr बन जाएगा। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू CH3 माइनस एंड MgBr प्लस, ऐसा सोच सकते हो आप इसे। CH3 माइनस और MgBr प्लस के जैसा इसको सोचना है आपको हमेशा। इससे क्या होगा, इससे आप इसके बेसिक नेचर को बेटर समझ पाओगे। जैसे OH माइनस बहुत बेसिक होता है, NH2 माइनस उससे भी ज़्यादा बेसिक होता है, तो CH3 माइनस के बारे में सोचो कि ये मतलब यहाँ पे समझो अपने सिलेबस में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में से है CH3 माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके RMgX बना लेंगे। यहाँ पे इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इस R की जगह पे एल्काइल यूज कर सकते हो, अराइल यूज कर सकते हो और विनाइल यूज कर सकते हो। मतलब आप रिएक्शन में कोई एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, जैसे मानो कि ऐसा Br है, इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ कर दो, या फिर आप कोई अराइल हैलाइड भी ले सकते हो, मतलब बेंजीन अगर ब्रोमो बेंजीन है इस ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा, या फिर आप विनाइल हैलाइड भी ले सकते हो। जनरली ये जो दोनों थे ये दोनों रिएक्टिव नहीं थे वैसे। अराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बाकी रिएक्शंस तो नहीं करते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बहुत आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लेंगे। तो ये MgBr बन जाएगा। बेंजीन के साथ अगर हम यूज करें तो MgBr बन जाएगा, विनाइल हैलाइड के साथ यूज करें तो भी ये MgBr बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अराइल हैलाइड्स के साथ बन सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के साथ एंड विनाइल हैलाइड्स के साथ भी फॉर्म हो सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो आयोडाइड्स के साथ जो रिएक्शन है वो सबसे फास्ट होती है, एंड फ्लोराइड्स के साथ हम जनरली फॉर्म नहीं करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम फ्लोराइड्स के साथ, क्योंकि फ्लोरीन को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है, यहाँ पे तो सभी जगह पे सेम ही हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में थी, मतलब या तो वो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एलिमिनेशन के अंदर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी जगह पे जो रेट है रिएक्शन की वो सेम ही है। आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, एंड फ्लोराइड्स एसेंशियली रिएक्शन नहीं कर रहे थे। Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbon। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr, आप इसे कैसा समझ सकते हो, आप इसे समझ सकते हो एज R माइनस एंड MgBr प्लस, और इसकी वजह से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और जब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर ऐसे केस में कोई भी अगर प्रोटॉन का सोर्स है ना, चाहे वो बहुत ही वीक एसिड क्यों ना हो, वो इस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। जैसे वाटर है, वाटर इज नॉट बेसिक, वाटर एसिडिक और बेसिक बहुत ही कम होता है। हमें पता है कि वाटर मतलब न्यूट्रल है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल्स भी बहुत ही कम बेसिक हैं, अमाइंस
मतलब हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो उसे बेसिक जैसा देख रहे हैं। तो वाटर बहुत ही कम एसिडिक है, अल्कोहल्स बहुत ही कम एसिडिक हैं। अल्कोहल्स की के वैल्यू देखो तो 10⁻16 -17 के ऑर्डर में होती है। अमाइंस की वैल्यू 10⁻33 -35 के ऑर्डर में होती है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ्स जो है वो बहुत ही कम है, -34 35 के ऑर्डर में है। तो इतने वीक एसिड्स के साथ भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्शन कर सकता है। मतलब H2O का जो हाइड्रोजन है, CH3 को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, CH3 माइनस एंड MgBr प्लस। तो ये जो CH3 माइनस है, ये CH3 माइनस यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH4। और साथ में क्या बन जाएगा, H2O जो था वो OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, या फिर तुम OH माइनस MgBr प्लस लिख सकते हो इसको। सिमिलरली ROH है तो CH3 माइनस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से भी ये मीथेन गैस यहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएगी। चलो लिखते हैं उसको तो हम। और इधर RO माइनस और RO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, MgBr जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे बॉन्ड चाहो तो RO माइनस एंड MgBr प्लस लिख सकते हो। वैसे ही RCO2H है तो CH3 माइनस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ भी CH4 बन जाएगा। अमाइन अगर है RNH2 है तो भी CH3 माइनस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, CH4 बन जाएगा। टर्मिनल एल्काइन है तो ये भी, इसका जो हाइड्रोजन है ये भी स्लाइटली एसिडिक है, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, ये MgBr बन जाएगा, और वो हाइड्रोजन CH3 के साथ रिएक्शन करके CH4 बना लेगा। सभी जगह पे अगर आपको पूछता है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो CH4 गैस सभी जगह पे मीथेन गैस रिलीज हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ बहुत ही कॉमन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, है ना। कोई ऐसा सोर्स वहां पे प्रोटॉन का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वहां पे जो सबसे पहली रिएक्शन हो जाएगी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगी। नीट 20 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन नंबर की चेन रहनी चाहिए। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन नॉर्मल इथाइल ब्रोमाइड के साथ बन जाएगा। हेक्सेन भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर्ड चेन है। ये ऑड नंबर की चेन है, तो ये बहुत ही लो यील्ड में सिंथेसाइज होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन है नीट का, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, Cu2 Br2 HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो N2 प्लस के साथ Cu2 Br2 जब रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा Br, ब्रोमोबेंजीन बन गया। फिर इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर रहे हैं, तो ये बना लेगा MgBr, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, मतलब मैग्नीशियम जो है वो सबके साथ रिएक्शन कर लेता है। फिर H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। H2O के साथ क्या हमने देखा था कि ये नेगेटिव चार्ज के जैसा आप इसे ट्रीट कर सकते हो। तो इस फिनाइल को आप मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इससे आप ऐसा देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, चाहे आप इस बॉन्ड को यहाँ से हटा ही दो, ऐसे ही लिख लो आप इसको कि ये है नेगेटिव चार्ज, फिनाइल अनायन है, और ये MgBr प्लस है। तब आपको ये दिख जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज अब H2O में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो H2O के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और इससे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, और साथ में OH माइनस बन जाएगा। तो बेंजीन जो है वो करेक्ट चॉइस है यहाँ पे। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आपको थोड़ा डिटेल समझ में आना चाहिए रिएक्शंस का। और ऐसे अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नीट का जो पैटर्न है वो कैसा आ रहा है, एक साथ तीन तीन क्वेश्चन, तीन तीन रिएक्शंस इसने यूज कर लिए। सैंडमेयर रिएक्शन यूज कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहा है, H2O के साथ रिएक्शन यूज कर रहा है। तो थोड़ा भी ये रिएक्शन सीक्वेंसिंग बढ़ाने की तरफ, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे कि एक से ज़्यादा स्टेप्स की रिएक्शंस रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक स्टेप रिएक्शन की याद है तो उससे आपका काम हो जाएगा, मोर देन वन स्टेप्स की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। और इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए बेटर है कि आप थोड़े कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के बैक साइड एक्सरसाइज में आप देखोगे कि कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहां पे कि एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वहां पे आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करो, तो ये सब क्वेश्चंस फिर आपके लिए ईजी हो जाएंगे। हमें बोला है कि कंपाउंड बी क्या है, कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू गिव बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी। तो बी के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये MgBr बन जाएगा, और MgBr D2O के साथ रिएक्शन कर रहा है,
तो जैसे H2O में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सबसे पहले तो ये MgBr बन गया, और फिर ये जो MgBr है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यूटेरियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये डी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कैसा डी बन रहा है, OD तो नहीं बन रहा है तो ये तो कैंसिल है, डी बन रहा है और ये यहाँ पे कायरल सेंटर है, दिस इज कायरल।